हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चरर गौरव कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशन शुरू कर दिया था। ग्रेविटेशन के एटलीस्ट दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अ, जिसमें हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया है। वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, इसका बहुत ही अच्छे से बेसिक आइडिया हमने लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, तभी अब आगे की चीजें समझ में आएंगी। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं बच्चों। आज हम लेने जा रहे हैं, ये आपका चैप्टर है जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग चैप्टर ग्रेविटेशन। आज हम लेने जा रहे हैं बेटा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले हम समझेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है ना। अगर सीधी सी बात करें, एक फील्ड की बात कर रहे हैं। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। हम जानते हैं कि कोई भी मासेस जो पार्टिकल है, जो द्रव्यमान वाला जो पिंड है, वो एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन लगाता है बाकी दूसरे मासेस के ऊपर, दूसरे द्रव्यमानों के ऊपर या दूसरी बॉडी के ऊपर हम कहें। तो अगर हम एक एग्जांपल अर्थ के लिए ले लेते हैं कि वी टेक अ कंसीडरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ है हमारे पास, और हम जानते हैं अर्थ जितने भी लाइट पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, उनको अपनी तरफ खींच रहा है एक अट्रैक्शन फोर्स से, एक आकर्षण बल से। ठीक है। वो आकर्षण बल कितना होता है वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया है। ओके। तो अब ये अट्रैक्शन फोर्स जो लगाने की एक पर्टिकुलर रीजन है, जो क्षेत्र है, ये असीमित इनफाइनाइट रीजन तक नहीं अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा अर्थ के थ्रू। एक सर्टेन लिमिट तक ही अर्थ जो है अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। अगर हम अर्थ से किसी पर्टिकुलर हाइट तक हम जाते हैं तो अट्रैक्शन हमें मिल रहा है, लेकिन एक ऐसी सर्टेन हाइट भी हमारे पास डेफिनेटली है कि उस पर्टिकुलर हाइट से अगर हम ऊपर चले जाएंगे, उस रीजन से हम बाहर चले जाएंगे, तो अर्थ अपना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगी। तो अर्थ अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना लेती है कि जिस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तभी वो अर्थ के द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ओके। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने क्षेत्र तक फील हो रहा है, किसी भी द्रव्यमान के क्षेत्र की वजह से, केवल अर्थ ही नहीं, अर्थ एक हमने यहाँ पे एक सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। तो इसी पर्टिकुलर क्षेत्र को हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र बन रहा है, कोई भी द्रव्यमान जो अपने चारों तरफ ये क्षेत्र बना रहा है, इसकी कुछ ना कुछ तीव्रता होती है, कुछ इंटेंसिटी होती है कि कितना ये तेजी से क्षेत्र जो है काम कर रहा है। इसकी अगर इंटेंसिटी को हम लोग अगर मेजर करना चाहते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी जर्नली देखे तो एक जो हमने पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी हमने पढ़ा था। ओके। लगभग स्मॉल जी के ही इक्विवेलेंट इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी मान के हम चलेंगे इंटेंसिटी को। उसको हम आई से शो करते हैं। ओके बेटा। तो आई जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो लगाती है, मैथमेटिकली कितना फोर्स किसी भी एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई दूसरा मास लगा रहा है। हमने अर्थ को एक स्टैटिक फॉर्म में मानते हुए अर्थ का मास मान लिया एम ई फॉर एग्जाम्पल, और एम मास का अर्थ इसकी तरफ आ रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है बच्चे। तो कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास, एफ ओवर एम, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एफ अपॉन एम से हम इसको शो करते हैं। इसकी परिभाषा जो सिंपली अगर हम देखें, समझते हैं कि कैसे हम इसको दें, तो इसके लिए एक अजम्पशन हम लोग लेते हैं कि मान लिया हमने कि हमारा जो मास है वो 1 किलोग्राम का मास है, 1 किलो का द्रव्यमान है। अब इस 1 किलो के द्रव्यमान को जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, तो अगर अपने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करें तो इंटेंसिटी हमें आई बराबर मिलता है एफ। तो यहां से एक डेफिनेशन हम लोगों को मिलती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। आई क्या है, यहां पर आई अट्रैक्शन फोर्स ही है, जो कि 1 किलोग्राम का मास या यूनिट मास हम कहते हैं, हिंदी में एकांक द्रव्यमान इसको हम बोल देते हैं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपका ये मास एक्सपीरियंस कर रहा है। तो पर यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, या एकांक द्रव्यमान कितना बल अनुभव कर रहा है, आकर्षण बल अनुभव कर रहा है, वही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो सिंपली एफ अपॉन एम है। और इसकी जो यूनिट की अगर हम बात कर लें, इसका हम यूनिट अगर दें एस आई या एम के एस स्टैंडर्ड फॉर्म में दें,
तो न्यूटन पर किलोग्राम में हम इसको लिख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट में अगर आप इसको देना चाहते हैं तो ये डाइन पर ग्राम में हम इसको लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो MLT-2 डायमेंशन इसका फोर्स के लिए होता है, किलोग्राम के लिए बेटा m हो जाता है, तो ये हो जाएगा LT-2। तो ये बिल्कुल डायमेंशन भी वही g के ही इक्विवेलेंट आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये लगभग g के ही इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है ना बच्चों हमारा F इक्वल mg होता है एक फॉर्मूला, और यहां से आप अगर g का वैल्यू निकालें तो वो भी F अपॉन m ही होता है। तो लगभग एक्सेलरेशन जो g है यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी, यही लगभग इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट आप इसे मान के यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि I बराबर F अपॉन m, एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी हम समझ के चलते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई हो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो बिल्कुल एक अलग फिजिकल क्वांटिटी इसको हमने मान के चलना है, और अलग से इसकी यूनिट या डायमेंशन पूछी जाती है तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के पास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने ना वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा है, मेरी लास्ट वीडियोस में वर्क पावर एनर्जी जब कराया था उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इसको कह देते हैं हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, पढ़ी थी हमने, एक ग्रेविटेशन होती है, एक इलास्टिक होती है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किस अर्थ के रेफरेंस में अगर बात कर लें, सर्टेन जब हाइट पर हम लोग लेके जाते हैं, मान लिए हमने m मास का हमारा ऑब्जेक्ट है, एक सर्टेन हाइट h तक हम उसको लेके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो हाइट रेज करता है तो वो वर्क करता है, तो यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो आप लोग कैलकुलेट करते हो दैट इज mgh, और यही वर्क एनर्जी की फॉर्म में हो जाता है स्टोर, जिसको हम लिख देते हैं U इक्वल mgh। इसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ये हमने वर्क पावर एनर्जी में इतना पढ़ा है। mgh सिंपल एक एनर्जी स्टोर हुई है स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचने के कारण, एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के कारण, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो यही होती है ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, किसी एक विशेष स्थिति में पहुंचने के कारण जो उसमें ऊर्जा आ जाती है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर विशेष स्थिति क्या है कि अर्थ से हमने किसी सर्टेन हाइट पर हमने इसको ऊपर उठा दिया है, h हाइट पर, m हमारा मास है, तो ये मास जो पर्टिकुलर अब एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है, जो ऊर्जा संचय हो गई है, वही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये सिंपल स्मॉल जी की टर्म्स में हमने इसको निकाला है, लेकिन इसका एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर निकलता है कि एक्सप्रेशन इसका ड्राइव किया जाता है कैपिटल जी की टर्म्स में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को यूज करके ये निकालते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा निकालने के लिए हम थोड़ा आगे डेरिवेशन पोर्शन को थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नोटेशंस हम लोग ले लेते हैं बेटा। अर्थ का रेडियस फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं RE है, अर्थ का रेडियस हमारा RE है, और अब सर्टेन हाइट पर ले जाकर के जो एनर्जी आई है, डेफिनेशन तो में यही मिल रहा है कि सर्टेन हाइट पर आई है, लेकिन आपने अभी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि जो फील्ड है एक स्पेसिफिक पॉइंट तक नहीं है, ये आपका इनफाइनाइट किसी पॉइंट तक है, ऐसा कोई पॉइंट जहां तक अर्थ अट्रैक्शन लगा रही है, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर पहुंच करके अर्थ का अट्रैक्शन हो जाएगा जीरो। तो इस केस में हम कहते हैं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिल्कुल ऊपर जाकर के अब अट्रैक्शन नहीं होगा, अब ऑब्जेक्ट एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, वो नीचे नहीं आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है हल्का सा यहाँ पे, थोड़ा ये समझने में कई बार बच्चों को आता है कि जैसे जैसे हम ऊपर उसको लेके जा रहे हैं तो हम ये समझते हैं h हाइट पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ओके, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट A पर आए, पर्टिकुलर पॉइंट B पर गए, फिर C पर गए, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इसको लेके जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन जब एनर्जी बढ़ रही है तो इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के, इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर के एनर्जी जीरो कैसे हो गई है। तो बेटा एनर्जी बढ़ती जरूर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, और ये एनर्जी जो होती है आपकी नेगेटिव होती है। ए पॉइंट पर जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, बी पर नेगेटिव है, ऊपर जाते जाते वो नेगेटिव में लगता है हमें एक तरह से जैसे कम हो रही है, लेकिन वो नेगेटिव में ही आपकी बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आते आते
वो ऊपर जाकर के जीरो हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान ले एक नंबर लाइन सिस्टम पे होता है ना वैल्यू के, यहाँ पर एनर्जी हो गया -3 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -1 हो गया, और आते आते एक सर्टेन पॉइंट पर जीरो भी हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी हमारी ग्रो करती है जब अगेंस्ट ग्रेविटी हम इसको मेजर करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बताना है हमने। तो अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर इस चैप्टर के लिए। एक डेफिनेशन अगर अब हम ऐसे ना कह करके कहें कि हम सर्टेन हाइट पर जो वर्क डन हुआ वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, हम यहां पर ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाएं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो इस समय जो एनर्जी इसमें होगी वही एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट हमारा सबसे लास्ट पॉइंट हो गया जहां पर जाकर के एनर्जी लगभग हमारी जीरो हो गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली खत्म हो चुका है, यहां से वो फील्ड से बाहर आ चुका है, वो इनफाइनाइट हमने पॉइंट माना हुआ है, और वहां से हम एक किसी पॉइंट तक इसको लेके आ रहे हैं। तो यहां तक आने में जो भी पर्टिकुलर वर्क हुआ, यहां तक आने में जो इसमें वर्क हुआ, ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है, और इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आने पर इसमें जो भी वैल्यू है इस वर्क की वही एनर्जी की फॉर्म में आ गई है, उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो एक डेफिनेशन ये बन गई है, ठीक है। या तो आप इसको कहें कि सर्टेन हाइट पर स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंच करके जो एनर्जी स्टोर हो गई है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में जो भी वर्क इसने किया वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ओके, इसको अपने हिसाब से डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन बेसिकली मैं यहां बताने जा रहा हूं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें, इसका व्यंजक निकालें, वो ड्राइव करें, इसको थोड़ा सा समझना है। तो नोटेशन हम जैसे कि बता रहे थे कि आर ई हमने रेडियस मान लिया अर्थ का, तो एक पॉइंट में थोड़ा सा फ्रेश पॉइंट मान लेता हूं, दोबारा से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, 1 सेकेंड। तो इनफाइनाइट पॉइंट हमारा है, इनफाइनाइट पॉइंट से मान लेते हैं हम उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाते हैं, ए पॉइंट मैंने वहां मान लिया, ठीक है बेटा, ए पॉइंट तक लाते हैं। अब ए पॉइंट से जो हमारी हाइट है अर्थ की सरफेस तक के लिए मैं मान रहा हूं, मान लेता हूं एक्स, ठीक है बेटा, एक्स हमारी कोई हाइट है, इनफाइनाइट से हम उसे लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट ए तक। ओके बच्चे, और ए से बी तक अगर हम इसको चलाएं, या कोई भी स्पेसिफिक कोई भी और पॉइंट हो, तो जहां तक हम स्पेसिफिकली इसको लाना चाहते हैं, तो मान लिया कोई दूसरा पॉइंट हमारा बी है, और इस बी पॉइंट की जो हाइट है, ठीक है बेटा, इसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। तो आर पॉइंट तक हम इसको लाना चाहते हैं अर्थ की सरफेस तक के लिए। अर्थ का रेडियस यहां पर आर ई हम वहां से सेपरेट है बच्चे, तो लेकिन हमने आर ना फॉर एग्जांपल अर्थ की रेडियस के साथ ही इसको पूरा मान लेते हैं, आर आपका पूरा सेंटर तक मान लीजिए, एक्स भी पूरा सेंटर तक मान लीजिए। ओके, अब मान लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एक स्मॉल डिस्टेंस अगर आपका ऑब्जेक्ट चला है, कि मान लीजिए कोई छोटा डिस्टेंस उसने कोई dx चला है इस पर्टिकुलर जर्नी में, कोई अनदर पॉइंट कोई c हम ले ले कहीं मिड में, तो a से c तक के लिए अगर कोई वो डिस्टेंस अगर चलेगा तो वो dx एक स्मॉल डिस्टेंस चलता है। ये सिंपल हम इसमें ले लेते हैं। तो एक c पॉइंट में मान ही लेता हूं यहां पर, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। एक सी पॉइंट में यहां बेटा बीच में कहीं मान लेता हूं, और ए से सी तक चलने में उसका कुछ वर्क में मान लेता हूं dx, उसने वर्क कुछ किया है, ठीक है बेटा। तो अब इस dx डिस्प्लेसमेंट चलने में जो वर्क यहां पर होगा, वर्क की डेफिनेशन से हम लोग चलें तो इस dx डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क हुआ, माना हमने dw कोई वर्क होता है, ठीक है, ये वर्क हो रहा है, मैं लिख देता हूं इसको, वर्क डन इन dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dx डिस्प्लेसमेंट में कुछ वर्क हो रहा है dw, जिसकी वर्क की सिंपल डेफिनेशन कहती है f डॉट dx, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है बेटा, वर्क की डेफिनेशन से। अब फोर्स और dx का फॉर्मूला अगर हम ओपन करें, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा f dx cos थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और थीटा क्या है बेटा, f और dx के बीच में एंगल है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट से अर्थ की तरफ चल रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट में किधर हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा f dx cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो सिंपली ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में f इंटू dx dw हमारा वर्क हमको मिल गया। ये वर्क कौन सा मिला हमें, ये dw हमने एक स्मॉल वर्क डन निकाला है dx डिस्प्लेसमेंट चलने में, ठीक है।
अब इस dx डिस्प्लेसमेंट चलने में निकाला, तो फोर्स का वैल्यू भी देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जनरली अगर ए पॉइंट पर फोर्स अगर हम देख लें कि जब ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट पर है तो एट पॉइंट ए कितना इसमें फोर्स काम कर रहा है, तो न्यूटन का लॉ काम करेगा। हम मान रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो एम मास के ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स हो जाएगा दैट इज एम ई एम ओवर आर, डिस्टेंस हमने मानी है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है हमने बेटा एक्स मानी है सेंटर तक, ध्यान रहे, ठीक है। हालांकि अर्थ की रेडियस हमने आर ही मानी हुई, लेकिन सेंटर तक पूरा एक्स डिस्टेंस हमने ये मान लिया है। तो फोर्स कितना काम करेगा ए पॉइंट पर, एफ इक्वल जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर काम करेगा, तो इतना फोर्स ये काम कर रहा है। अब इस फोर्स की वैल्यू को आप चाहे तो वहां रख सकते हैं, टोटल वर्क डन हम अब निकालेंगे। टोटल वर्क डन अगर हम निकालें, यहां पर कैलकुलेट करें इनफाइनाइट से किसी भी सर्टेन पॉइंट तक आने में, वो सर्टेन पॉइंट मैंने मान लिया जो हमारा टारगेट पॉइंट है बी, कि इनफाइनाइट से बी तक आने में कुछ वर्क यहां पर हमें करना है, और बी पॉइंट पर ही हम वो एनर्जी, जो भी वर्क आएगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वही हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी। तो उसी को हम यहां पर निकालने वाले हैं। तो इनफाइनाइट से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, कहां तक लाने बेटा, आर डिस्टेंस तक के लिए वर्क हम फाइंड करते हैं। तो इनफाइनाइट से आर तक आने के लिए टोटल वर्क निकालें तो हमें थोड़ा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालें तो दैट शुड बी इक्वल इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, आर से इनफाइनाइट से आर लिमिट तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने विद इन द लिमिट इनफाइनाइट टू आर। और एफ का वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है बच्चे, तो इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दीजिए। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम ई एम ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा इसमें मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं बेटे, तो ना तो आप अच्छे से देख पाओगे। तो यहां पर आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन करें तो जी एम ई एम तो हमारे लिए कांस्टेंट है, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ हमने एम ही माना है, कांस्टेंट है। स्मॉल एम जो है ये हमारा मास है जो अर्थ की तरफ आ रहा है, ये कांस्टेंट है। तो इसको बाहर रखते हुए अगर हम लोग चलें तो जी एम, वन सेकेंड, जी एम ई एम और इनफाइनाइट से आर तक इंटीग्रेशन है, तो अंदर कितना बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है, यहां सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, ये वैल्यू चल रही है टोटल डब्ल्यू का, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, जी एम ई एम, और बेटा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, मैं इधर लिख देता हूं आपको याद हो, एक्स का पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। प्लस कांस्टेंट भी होता है, लेकिन कांस्टेंट को फिलहाल अवॉइड करते हुए चले यहाँ पर एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन के अकॉर्डिंग चले, तो ये एक्स का पावर -2 बनेगा ऊपर जाकर के, तो -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, इतना इसको आप लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी एम ई एम, और ये बेटा एक्स का पावर -1 बचेगा, ठीक है, और अपॉन में -1 बचेगा, अपॉन में -1 आप साइड में पूरा लिख सकते हैं। तो यहां से W इक्वल जो आपकी पूरी वैल्यू बनेगी, ये बनेगी जी एम ई एम ओवर एक्स। आप नोट करते रहिए इसको हैंड टू हैंड। तो इतना वर्क हमें मिल गया है जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, कहां पर कर रहा है बेटा, ये कर रहा है ए पॉइंट तक आने में। लेकिन हाँ, एक चीज और, लिमिट भी है हमारा, लिमिट भी अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसको आगे कर देते हैं, इनफाइनाइट से आर तक की लिमिट भी है, तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व हमें लिमिट को भी करना पड़ेगा। लिमिट पूरी बाहर चलेगी इनफाइनाइट से आर तक। इनफाइनाइट से आर तक जो लिमिट है, इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। ऊपर वाली जो लिमिट है उसको हम हायर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाली को लोअर लिमिट बोलते हैं। जब इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट से आर तक, तो वैल्यू पुट करना होगा। अभी पूरा वैल्यू नहीं निकला है, इसको थोड़ा आगे लेके चलना पड़ेगा हमें। तो मैं रिपीट करता हूं, यहाँ जो वैल्यू हमारी आई है W इक्वल, ये आ गई है बेटा माइनस में, वैसे आ रही थी पर रुको एक सेकेंड, जी एम ई एम, इसको मैं पूरा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स जो बच रहा था माइनस में अंदर रख लेता हूँ, और अभी लिमिट अभी पूरी हमने नहीं लगाई है, इसको लगाएंगे। तो लिमिट पुट करेंगे
एक बार हायर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा GMEM, और एक बार रखेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी ये प्लस, क्योंकि माइनस इसके साथ कैरी कर किया हुआ है इसने। 1/इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है? 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो ये हो जाएगा GMEM ओवर R, और ये वाला माइनस आप स्टार्टिंग में यहाँ पर लग लेंगे। तो ये जो टोटल वर्क डन हमारा यहाँ पर आया है, ये टोटल वर्क डन जो हम यहाँ पर देखें अभी पिछले स्लाइड में हमने किया है, तो ये W बराबर जो हम निकाल रहे थे इनफाइनाइट से R लिमिट में, अभी x के साथ ये निकला था, लिमिट पुट नहीं की थी, लिमिट हमने अभी आगे पुट कर दी है, और आगे पुट करने के बाद इतना वैल्यू हमें मिल गया है। तो ये वर्क डन हमारा जो स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर देखें बेटे, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट B पर हमें मिल गया है कि B पर अब आकर के इनफाइनाइट से B तक आने में कितना वर्क यहाँ पर है, तो जो भी हमने फाइंड किया है दैट इज द GMEM अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि B से R ही डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है जो सेंटर से अर्थ के लिया गया है, और माइनस साइन के साथ ये वैल्यू ली गई है यहाँ पर। और माइनस साइन के साथ लेने का मतलब यह है कि एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव में ही यहाँ पर आती है। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी इसको कैलकुलेट करते हैं, आप नीचे से भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव में ही ये वर्क डन निकल के आएगा। आप अगर इसको इनफाइनाइट से भी अगर काउंट करेंगे अर्थ की तरफ आने में, तो भी ये नेगेटिव में ही वैल्यू निकल के आती है जो ये आई है। अब ये जो वर्क यहाँ पर आ गया है, यही वर्क एनर्जी की फॉर्म में हो जाता है स्टोर। अब जब ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यहां पर एक लाइन लिख देंगे बस, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू सिंपली आप लिखेंगे U इक्वल GMEM ओवर R। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों। ओके, तो GME अपॉन R ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, इनफाइनाइट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड में जाने पर वर्क हुआ है, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो डेफिनेशन आराम से इसकी बन सकती है, एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया है। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। सिंबल इसका यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एनर्जी जनरली पोटेंशियल एनर्जी हम यू से ही रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, तो इसको हम यही सिंबल दे सकते हैं। सॉरी। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, अगला टर्म लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, अब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इसको सिंपल अगर कहें हिंदी में थोड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि हमारे बहुत स्टूडेंट्स हिंदी में हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में होना अच्छी बात है, आप उसे भी समझें। तो गुरुत्वीय विभव इसको हम कह देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंपली इसको कह देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो क्या देंगे, तो फिर से वही अर्थ अगर हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर अर्थ के लिए ही, ठीक है बेटा, तो बिल्कुल वही चीज मान लेते हैं, अर्थ की जो फील्ड है किसी इनफाइनाइट पॉइंट तक फैली हुई है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट के बाहर ग्रेविटी खत्म हो गई है अर्थ की। अब इस इनफाइनाइट पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट ए तक आने में जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कितनी होगी? अगर ए से हमारी जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर तक वो आर है, तो वो एनर्जी कितनी आएगी? वो आएगी GMEM अपॉन आर, जहां पर m हमारा मास है जो ए पॉइंट पर है और me हमारा मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है बेटा। तो GME अपॉन आर जो भी पीछे हम कैलकुलेट करके आए हैं, तो ये जितना भी एनर्जी आया है या जितना हम कहें जितना वर्क हुआ है इनफाइनाइट से यहां तक आने में, यही वर्क अगर हम पर यूनिट मास निकालें W अपॉन M, मतलब जो मास इनफाइनाइट से आया है उसको हम कैलकुलेट करें W अपॉन M की फॉर्म में, तो ये बन जाता है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल W अपॉन M। ये जनरल डेफिनेशन इसकी बनती है, ठीक है। अब W का वैल्यू अगर हम देखें तो W का वैल्यू तो हमारे लिए यही है -GME अपॉन R जो हमने कैलकुलेट किया है। ओके, इसको यहाँ पर हम फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। डेफिनेशन अगर यहाँ से बनेगी तो क्या बनेगी इसकी, कि अगर हम कहें इफ m इक्वल 1 किलोग्राम, डेफिनेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, एक एकांक द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं, यूनिट मास हम मान लेते हैं, तो v का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? W के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ वर्क डन। कौन सा वर्क डन है ये, कौन सा कार्य है? दैट इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट
टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, गुरुत्वीय क्षेत्र में निश्चित बिंदु तक लाने में जो द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान जो कार्य करता है, वही है हमारा गुरुत्वीय विभव, वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई होप डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुई हो। अब डेफिनेशन आ गई है तो थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन और ड्राइव हो जाएगा, क्योंकि W का वैल्यू हम अभी पीछे ड्राइव कर चुके हैं, तो कैपिटल G की टर्म्स में एक वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। ओके, तो अगर इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो V इक्वल कितना होगा बेटा, W का वैल्यू आपने निकाला है -G_MEM अपॉन R, और एक वैल्यू M अपॉन में है, तो बेटा M एज इट इज। बस मैंने क्या किया बेटा, ये W के इक्वल मैंने वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया है, तो इससे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास V इक्वल वैल्यू आएगी -GME अपॉन R। ये जो वैल्यू हमें मिला है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जो ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास है जब वो इनफाइनाइट से आया है, GME अपॉन R, यानी R पे ये सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है। R जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे V का वैल्यू अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू उसी हिसाब से उसकी चेंज हो जाएगी, और माइनस साइन इसके साथ है, ये थोड़ा ध्यान रखें, नेगेटिवली ये आपका ऊपर जाएंगे तो नेगेटिवली आपका होता है, और नीचे जब जाते हैं उसी हिसाब से फिर वेरिएशन में कम होता है। ओके, और इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर हम चले जाएंगे तो ऊपर जाकर के ये जीरो हो जाएगा, तो आर अगर इनफाइनाइट पहुंच जाएगा आपका तो वी का वैल्यू जीरो भी हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन कई बार ड्राइव करने के लिए आता है, तो ध्यान रहे ये डेरिवेशन सिंपली मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा करिए। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है सिंपल डेफिनेशन तो डेफिनेशन आप दें, फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं, लेकिन ये ड्राइव करने के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले आप अपना पूरा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्राइव करिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कीजिए। ओके, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन हमने पूरा फाइंड किया है, ओके, इस वर्क डन को जब हम पूरा फाइंड करके जो W बराबर जो निकाल के लेके आए हैं तो इसको पूरा निकाल के आपको दिखाना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और फिर ये वैल्यू आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पुट करना है, और जब V इक्वल -GME अपॉन R ये आपका पूरा निकल करके आता है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो बच्चों। कहीं डाउट है तो प्लीज को पूछ लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, ज्यादा बड़ी ना हो वीडियो, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।